हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख लेते हैं तो इस टॉपिक से एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इस टॉपिक को मैंने बहुत ही बेसिक के साथ सिंपल लैंग्वेज में समझाया हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को ले लिया हूँ, इसलिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। और जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ले लिया हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिए। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से संविधान सभा द्वारा भारत की संविधान बनकर तैयार हुआ और किन किन देशों से भारतीय संविधान के गठन के लिए कौन कौन सा चीज़ लिया गया है, वो सब को हम देखेंगे। उससे पहले हम भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में आसान होगा। तो इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है, दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विभिन्न देशों के संविधान को अच्छे से देखा, उसके बाद उसमें से जो भी अच्छे अच्छे चीज़ है उसको भारतीय संविधान में जगह दिया। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान का जनक कौन है, बाबा साहेब आम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक यानी कि पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर हैं। 2 नंबर पॉइंट में ये कहा गया है, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 मुख्य स्रोत। इस अधिनियम का 70% भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान का जो बड़ा भाग है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग लिया गया है। यहाँ पर मैं जो 70% लिया हूँ, कहीं कहीं जगह आपको 60% भी देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यानी कि जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। यानी कि जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और उसी दिन ही कुछ अनुच्छेद को लागू किया गया था। कहीं कहीं जगह 15 लिखा होता है किताबों में और कहीं कहीं जगह 16। तो आप याद रखिए उस दिन 16 अनुच्छेद को अपनाया गया था। इसीलिए एग्जामिनर पूछता है कि भारतीय संविधान कब आंशिक रूप से लागू हुआ। तो कब लागू हुआ आंशिक रूप से, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था और बनकर तैयार भी हुआ था। और क्या पूछ सकता है, अपनाया भी गया था। तो ये तीनों चीज़ आप ध्यान रखिए। लैंग्वेज में आप फंस सकते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, यानी कि उस दिन 16 अनुच्छेद लागू हुआ था और बाकी जो अनुच्छेद है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। और क्या पूछ सकता है, बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और उस दिन अपनाया भी गया था, आंशिक रूप से संविधान लागू भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इस दिन को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में माना जाता है। यानी कि ये जो 26 नवंबर है उस दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस। कौन सा दिवस, संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। यानी कि जो 26 जनवरी 1950 को
भारतीय संविधान संपूर्ण रूप से लागू हुआ था, इसी दिन की याद में हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्या? गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हम देखते हैं। संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। यानी कि जो संविधान है उसको बनाने में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है मूल रूप से 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थी। यानी कि जब 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद जो लागू किया गया था, उस समय क्या थी कि संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां उस समय शामिल थी। लेकिन अब कितना है? अब है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची, यानी कि 12 शेड्यूल अब है। तो ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आज की टॉपिक भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। यानी कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो विभिन्न देशों के संविधान को अच्छे से देखने के बाद और उसमें से जो भी अच्छे अच्छे प्रावधान हैं उनको भारतीय संविधान में जगह दी। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि किन किन देशों से क्या क्या चीज़ें लिया गया है, उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा भाग कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से सबसे बड़ा भाग उससे लिया गया है। 60 से 70%, ठीक है, 7% से 70% भारतीय संविधान में उसका जगह है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है, तो उसमें से क्या क्या लिया गया है देखते हैं। उसमें से लिया गया है राज्यपाल का कार्य, यानी कि राज्यपाल का जो भी कार्य होता है वो सब भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। राज्यपाल से रिलेटेड एक चीज़ एग्जामिनर पूछता है कि अनुच्छेद 154 में राज्यपाल का क्या है? कार्यपालिका शक्ति निहित है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल का कार्यपालिका शक्ति निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिया गया है? लोक सेवा आयोग, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें आता है यूपीएससी एंड पीएससी। तो यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो है पीसीएस, कहीं कहीं जगह पीएससी भी लिखा हुआ होता है, तो वो क्या होता है? पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। लोक सेवा आयोग का जो वर्णन है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 315 में आता है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान में क्या क्या आता है? उसमें आता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू किया जाता है, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो उसमें से क्या होता है? 352 में क्या आता है? राष्ट्रीय आपातकाल आता है। ठीक है, और क्या आता है? 356 में आता है राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लागू किया जाता है, वो अनुच्छेद 356 में आता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल आता है। ठीक है, तो आपातकालीन प्रावधान भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इस संविधान का 70% भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय संविधान में जो 60 से 70% है वो भारत सरकार अधिनियम से ही लिया गया है। 1935 भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से हम क्या क्या लिए हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली क्या है? संसदीय शासन प्रणाली हम ब्रिटिश संविधान से लिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सदन होता है, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कहता है? द्विसदनीय व्यवस्था। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया कि द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि एक उच्च सदन होता है और एक निम्न सदन होता है। जो उच्च सदन को क्या कहते हैं? उच्च सदन को कहा जाता है राज्यसभा, और निम्न सदन को क्या कहते हैं? निम्न सदन को कहा जाता है लोकसभा। लेकिन ब्रिटेन में जो होता है उच्च सदन को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन में जो उच्च सदन को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड।
हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है उच्च सदन को, और निम्न सदन को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन। क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो द्विसदनीय व्यवस्था हो गया, यानी कि संसदीय प्रणाली हो गया, ये दोनों एक चीज़ है। तो ये हमने ब्रिटिश के संविधान से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कानून विधि का शासन, यानी कि जो भी देश में सरकार चलाया जाएगा, यानी कि देश को चलाया जाएगा, वो कानून के द्वारा ही चलाया जाएगा। नेक्स्ट आता है विधि के सक्षम समानता। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि कानून के आगे हर कोई समान है, तो ठीक है। तो उसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में आता है, जो कि एक मौलिक अधिकार है, तो ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है एकल नागरिकता, यानी कि एकल नागरिकता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि अगर कोई हमको पूछे कि तुम कहाँ से आए हो, तो हम सीधे बता सकते हैं कि हम भारत से आए हैं, यानी कि हम एक भारतीय हैं। तो उसका जवाब ये होगा। तो एकल नागरिकता, हमको सिर्फ और सिर्फ देश को ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो एकल नागरिकता इसे कहा जाता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब धारा 370 नहीं हटा था जम्मू कश्मीर से, तब केवल जम्मू कश्मीर राज्य में ही द्वैत नागरिकता प्रचलित थी, लेकिन धारा 370 हटने के बाद अब वहाँ पर भी एकल नागरिकता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है कैबिनेट मंत्रिमंडल प्रणाली। ये क्या है कैबिनेट मंत्रिमंडल प्रणाली? देखिए, मंत्रिपरिषद का एक छोटा भाग होता है, क्या होता है, मंत्रिमंडल, ठीक है। कि मंत्रिपरिषद का एक छोटा भाग होता है मंत्रिमंडल। ये जो मंत्रिमंडल है ये दो चीज़ को लेकर गठित है। वो कौन कौन सी है? एक है कैबिनेट मंत्री और एक है प्रधानमंत्री। कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री को लेकर मंत्रिमंडल गठित है। नेक्स्ट आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, यानी कि जिसे अंग्रेजी में हैबियस कॉर्पस नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसी रीट का इस्तेमाल अवैध नज़रबंदी या हिरासत या गलत तरीके से किसी की बंदी बनाकर रखने के खिलाफ किया जा सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाना या फिर उसको नज़रबंदी करने से उसके खिलाफ ये रीट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है अमेरिका के संविधान। अमेरिका के संविधान से हम क्या क्या लिए हैं? इसमें पहला आता है मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में आता है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में आता है अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो उसमें भारत का जो संविधान है उसमें हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया हुआ है। तो उसमें से पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति का महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को किस तरीके से हटाना है। ये प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया है, जिसको अंग्रेजी में इम्पीचमेंट के नाम से कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उसका वर्णन आता है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं या फिर वो अपने कर्तव्यों को निभाने में अक्षम हैं और निभा नहीं सकते ठीक से, तो उस परिस्थिति में महाभियोग लाया जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ। तो उसका अनुच्छेद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उसका वर्णन दिया गया है, जिसे अंग्रेजी में इम्पीचमेंट नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्या आता है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि न्यायपालिका किसी के अंडर नहीं आकर वो स्वतंत्र रूप से अपना
जजमेंट दे सकता है। ठीक है, ये हम लिए हैं अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट आता है न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, यानी कि जुडिशियल रिव्यू जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी विषय पर अपना जजमेंट देता है और बाद में ये उसे रियलाइज होता है कि उस जजमेंट से समाज में गलत इफेक्ट पड़ रहा है या फिर उसका कोई बुरा असर पड़ रहा है, तब न्यायालय फिर से उसे विचार कर सकता है। उसको कहा जाता है न्यायिक पुनर्वलोकन। उसे क्या कहा जाता है, न्यायिक पुनर्वलोकन, जिसे अंग्रेजी में जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 167 में आता है। कहाँ आता है, 167 में उसका वर्णन आता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्णन अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वित्तीय आपातकाल। ये जो वित्तीय आपातकाल है उसका वर्णन हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में उसका वर्णन आता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर जो स्पेशल जो वित्तीय आपातकाल है वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आयरलैंड के संविधान। तो देख लेते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो पहला आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में आता है। संविधान के भाग 4 में आता है और अनुच्छेद 36 से 51, कहाँ पर, अनुच्छेद 36 से 51 में उसका वर्णन आता है और भाग 4 के अंदर ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन। ब्रैकेट में लिखा हुआ है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो देश के जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में अपने देश में उनके योगदान के हिसाब से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो ये जो मनोनीत जो प्रक्रिया है 12 सदस्यों का, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, उन्हें किन विधि से चुना जाता है, वो विधि हम लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो वो कौन सा विधि है, वो है एकल संक्रमणीय वोट पद्धति के माध्यम से हम राष्ट्रपति को चुनते हैं। ये क्या है, इसको मैं डिटेल से प्रेसिडेंट के एक चैप्टर में मैं उसको समझाया हूँ, तो आप मेरे चैनल में जाइए और उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो उसका जो वर्णन आता है अनुच्छेद 55 में उसका वर्णन आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस तरीके से होगा। ठीक है, और एक अनुच्छेद भी आप याद रखिए, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुच्छेद 54 में, और अनुच्छेद 55 में, और अनुच्छेद 55 में चुनाव का तरीका दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है कनाडा के संविधान। तो कनाडा के संविधान से हम क्या क्या लिए हैं, उसमें से लिया गया है संघीय व्यवस्था। क्या लिया गया है, संघीय व्यवस्था। तो ये संघीय व्यवस्था क्या है, कोई भी देश में अगर संघीय व्यवस्था प्रचलित है तो उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो चीज़ें क्या है, पहला तो वो लिखित संविधान होना चाहिए, यानी कि उस देश का संविधान लिखित संविधान होना चाहिए। दूसरा, द्वैत सरकार होना चाहिए, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार होना चाहिए वहाँ पर। और तीसरा जो होता है क्षमता, यानी कि पावर का बंटन होना चाहिए, यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य पावर का बंटन होना चाहिए। ठीक है, किसी एक के पास पावर नहीं रहना चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, चौथा क्या होता है, स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय, यानी कि जो भी न्यायालय अपना जजमेंट देगा वो स्वाधीन होकर देगा, वो किसी के अंडर में आकर वो अपना जजमेंट नहीं सुना सकता है। ठीक है, और पांचवा जो होता है द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि जो पार्लियामेंट होगा, जो संसद होगा, उसमें से एक उच्च सदन होगा और दूसरा निम्न सदन होगा। तो ये सब कुछ संघीय व्यवस्था में आता है।
तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए कि संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, वो कनाडा से ही ली गई है। ठीक है। नेक्स्ट आता है राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति भी हम कनाडा के संविधान से लिए हैं। तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो ये जो नियुक्त करते हैं उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में आता है। कहाँ पर आता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में उसका वर्णन आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान से हम क्या क्या लिए हैं, उसमें से आता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक वो हम ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिए हैं। तो ये क्या है? जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई साधारण बिल को लेकर मतभेद पैदा होता है तो उस समय उस मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुलाते हैं और उस संयुक्त बैठक में लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उसमें अध्यक्षता करते हैं। तो ये है संसद की संयुक्त बैठक। तो उसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 में आता है। कहाँ आता है? अनुच्छेद 108 में उसका वर्णन आता है। ये चीज़ ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है प्रस्तावना की भाषा। क्या है? प्रस्तावना की भाषा। तो प्रस्तावना की भाषा इसमें क्या क्या है हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि प्रस्तावना की जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो हम लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। प्रस्तावना की विचार वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की जो भाषा है वो हम कहाँ से लिए हैं? वो लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। तो प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वो होती है हम भारत के लोग हैं, वो होता है हम भारत के लोग हैं और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत पर समाप्त होती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। उसका जो स्टार्टिंग होती है हम भारत के लोग हैं और एंडिंग होती है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, तो इससे उसका समाप्त होती है प्रस्तावना की भाषा। ठीक है। नेक्स्ट आता है समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। तो ये क्या है? ये समवर्ती सूची जो है संविधान के 7वां अनुसूची में आता है, 7वां शेड्यूल में ये आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो उसमें क्या क्या आता है देखते हैं। कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों को होता है। समवर्ती सूची में जो कानून बनाने का अधिकार वो संसद और राज्य के जो विधानमंडल है वो दोनों को होता है, यानी कि दोनों केंद्र और राज्य दोनों उस समवर्ती सूची में कानून बना सकते हैं। तो उसमें क्या क्या विषय आता है वो देखते हैं। उसमें आता है शिक्षा, मजदूर संगठन यानी कि श्रम, जंगल, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रीय जलमार्ग, ये सब कुछ समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट क्या कहता है? केंद्र और राज्य संबंधित शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य संबंधित शक्तियों का विभाजन, तो ये क्या है उसको देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में, कहाँ पर? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची यानी कि जिसे अंग्रेजी में शेड्यूल कहते हैं सूची को। ठीक है। तो उसमें आता है कि 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों के बंटवारे हेतु 3 सूचियां रखी गई है। तो उसमें से केंद्र और राज्य के बीच जो भी शक्ति के बंटन होता है वो 3 सूची उसमें रखी गई है। तो वो 3 सूची क्या क्या है? एक होता है संघ सूची जिसे यूनियन लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन लिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट कहा जाता है। और थर्ड आता है समवर्ती सूची जिसे कि कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो समवर्ती सूची को तो हम देख लिया है। अब जो बचता है क्या? संघ सूची और राज्य सूची। तो उसमें संघ सूची में कौन कानून बनाता है? संघ सूची में पार्लियामेंट यानी कि संसद कानून बनाता है। और राज्य सूची में कौन कानून बनाता है? राज्य सूची में कानून बनाता है राज्य विधानमंडल। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रांस। फ्रांस के संविधान से हम क्या क्या लिए हैं? वो लिया गया है गणतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक। ठीक है। जो अमेरिका देश है वो सबसे पुराना गणतांत्रिक देश है
लेकिन जो भारत है वो सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश है। सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश भारत है और सबसे पुराना गणतांत्रिक देश कौन है? अमेरिका है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। यानी कि प्रस्तावना में जो भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बारे में दर्शाया गया है वो सब कुछ फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम क्या क्या लिए हैं वो देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि संविधान संशोधन किस तरीके से होगा वो हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। तो इसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 में आता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है और जितने भी संशोधन किए गए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट संशोधन है, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे चैनल में जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है राज्यसभा के सदस्य का चुनाव। राज्यसभा के जो सदस्य का चुनाव वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। तो उसमें कौन चुनता है राज्यसभा के सदस्यों को? वो चुनते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। और निर्वाचन पद्धति क्या होता है? वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किया जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है उद्देश्य संकल्प। ये उद्देश्य संकल्प से हम प्रस्तावना लिए हैं। तो ये उद्देश्य संकल्प किसने पेश किया था? वो पेश किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के आगे ये उद्देश्य प्रस्ताव को उन्होंने पेश किया था। ठीक है। और उसे उस दिन लागू नहीं किया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। पेश तो हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन उसे उस दिन लागू नहीं किया गया था। उसे लागू किया गया था कब? 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को उसे संविधान सभा ने ग्रहण किया था और संविधान सभा के आगे पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और उसे संविधान सभा ग्रहण किया था 22 जनवरी 1947 को। वो कौन पेश किया था? वो पेश किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उससे प्रस्तावना लिया गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। यानी कि जब भी देश में आपातकाल लागू रहेगा तब मौलिक अधिकार का निलंबन किया जाएगा, यानी कि मौलिक अधिकार को बंद किया जाएगा। ठीक है। तो उस मौलिक अधिकार को निलंबन करने की शक्ति किस में है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति के पास है वो शक्ति। वो जब आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबन कर सकते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है रूस। तो रूस के संविधान से क्या लिया गया है? वो है मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हम रूस के संविधान से लिए हैं। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। किसके सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। उसका जो वर्णन आता है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 क में उनका वर्णन आता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक था उसका बेसिक पार्ट। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट में बनता था वो सब कुछ मैंने यहाँ पे ले लिया हूँ। तो ये था आपका बेसिक पार्ट। अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो वो ली गई है संसदीय प्रणाली। क्या? संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? यानी कि आयरलैंड के जो संविधान है उनमें से क्या लिया गया है? वो लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमने लिया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, यानी कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा भाग कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या? भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखता है? यानी कि संघीय व्यवस्था हम किन देश से लिए हैं? तो वो लिया गया है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, यानी जो कनकरेंट लिस्ट है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? वो लिया गया है न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार कहाँ से ली गई है? वो ली गई है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, यानी कि मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों को प्रेरणा हम किस संविधान से प्राप्त हुए हैं? तो ये चीज़ मैंने अभी बताया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुकरण किया गया है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ली गई है ये कहता है, तो वो ली गई है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? यानी कि संसदीय प्रणाली, ठीक है, जिसमें दोनों सदन आते हैं, द्विसदनीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है भारत के संविधान निर्माताओं ने व्यक्तिक पुनर्वालोकन का विचार को ग्रहण किया गया है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू को कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से हम लिया गया है जुडिशियल रिव्यू, जिसे न्यायिक पुनर्वालोकन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से ली गई है? वो ली गई है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है, यानी कि जो आपातकालीन प्रावधान है वो कहाँ कहाँ से ली गई है? वो तो ली गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। और कहाँ से ली गई है? वो ली गई है जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से ली गई है? वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? यानी कि जो भातृत्व भाव, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व भाव, भातृत्व भाव, वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है फ्रांस के संविधान से। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से वो ली गई है। ठीक है, भारत के कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया गया है, यानी कि कलेक्टर का पद किस देश के संविधान से ली गई है? वो ली गई है इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करता था तब बंगाल के जो अंतिम गवर्नर हैं वो कौन है? वारन हेस्टिंग ने इस कलेक्टर पद का प्रारंभ किया था। कौन?
वारेन हेस्टिंग के समय में उस कलेक्टर पद का प्रारंभ हुआ था। ये हिस्ट्री में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विधि के सक्षम समानता लिया गया है, यानी कि कानून के आगे समान है, वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है इंग्लैंड के संविधान से। कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? यानी कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? क्वेश्चन ये कह रहा है संसदीय प्रणाली या फिर द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? वो ली गई है इंग्लैंड के संविधान से। कहाँ से? इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि मूल कर्तव्य कहाँ से ली गई है? वो ली गई है रूस से। कहाँ से? रूस से ली गई है मूल कर्तव्य। पूर्व सोवियत संघ, यानी कि जिसे रूस के नाम से जाना जाता है, पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। ये अगर मूल कर्तव्य की जगह मूल अधिकार कहता तो अमेरिका होता, ठीक है। तो यहाँ पर मूल कर्तव्य कहा गया है तो पूर्व सोवियत संघ जिसे रूस कहा जाता है उससे ली गई है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगत संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों को निलंबित करने का जो विधि है उसे कहाँ से ली गई है? वो ली गई है जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से ली गई है। वो जो मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकते हैं? वो कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्श पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? यानी कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए कहता है संघीय शासन व्यवस्था, हाँ। नेक्स्ट आता है मौलिक कर्तव्य, ये भी राइट है। स्वतंत्र एवं निरपेक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी राइट है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का गठन में किसका भाग सबसे ज़्यादा रहा है? वो रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का भाग सबसे ज़्यादा मिलता है भारतीय संविधान में, ठीक है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? यानी कि संघवाद किस देश से लिया गया है? संघीय प्रणाली वो ली गई है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से वो ली गई है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था किस देश से ली गई है? वो ली गई है यूएसए से, यानी कि अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि संघीय व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? वो अपनाया था कनाडा ने। कौन? कनाडा ने। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, यानी कि भारत की जो संसदीय प्रणाली वो प्रभावित है, तो किस देश के संसदीय प्रणाली से प्रभावित है? वो है इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वो मिलती है फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारों का विचार कहाँ से मिलती है? फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? यानी कि जो संशोधन प्रणाली है हम किस देश से लिए हैं? वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? यानी कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? क्वेश्चन ये कह रहा है।
तो ऑप्शन नंबर ए होता है न्यायिक समीक्षा, जी हाँ लिया गया है। मौलिक अधिकार ये भी लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि ये भी लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ए बी और सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? यानी कि संसदीय शासन प्रणाली वो किस देश में सर्वप्रथम विकसित हुई? वो हुई थी इंग्लैंड से। कहाँ से? ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड से संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम विकसित हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से वो संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ज़्यादा भाग लिया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मूलभूत अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हम कहाँ से लिए हैं? और संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से। ठीक है, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? यानी कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है जर्मनी के वीमर संविधान से। कहाँ से? जर्मनी के वीमर संविधान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को उधार लिया है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार कहाँ से ली गई है, वो यूएसए से ली गई है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यहाँ पर संविधान स्रोत टॉपिक के बेसिक्स और एमसीक्यू पार्ट ख़त्म होते हैं। इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आशा करता हूँ आप वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखे होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।